Good evening everyone and a very warm welcome to season 2 of Sensex का सुल्तान. આપ સૌનું સ્વાગત છે અમદાવાદમાં. એવરી ટાઈમ જ્યારે પણ અમે આ શોની શરૂઆત કરીએ છીએ વી ઓલવેઝ સ્ટાર્ટેડ ફ્રોમ અહેમદાબાદ और इसकी एक ख़ास वजह है. ये जो प्यार, ये जो आपका रिस्पॉन्स हर बार हमें मिलता है, ये हर बार हमें मजबूर कर देता है कि हम जब कभी जी बिज़नेस पर कोई नई मुहिम की शुरुआत करें तो उसके लिए अहमदाबाद को चुनें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज टू द पीपल ऑफ अहमदाबाद. आज से करीब 1.5 साल पहले जी बिज़नेस और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों अपने अपने क्षेत्र के सबसे पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं. हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस देश में फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर काफ़ी बातचीत होती है, इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बातचीत में एक चीज़ जो अक्सर छूट जाती है वो है 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग. आज डेरिवेटिव्स एक बहुत अहम हिस्सा हो चुका है किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, फाइनेंशियल प्लानिंग का, लेकिन अक्सर इसे टच करना रह जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में. और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा शो बनाया जाए जिसके ज़रिए देश के आम लोगों को डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले और साथ ही कौन से एक्सचेंज पर किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को ट्रेड किया जा सकता है, और ना सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि आपके खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. और वहीं से शुरुआत हुई हमारी इस खास सफ़र की, यानी सेंसेक्स का सुल्तान. मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा उस खास हस्ती को जिनके अलावा, जिनके बगैर हमारी ये कोशिश शायद सीज़न 2 में इस मकाम तक नहीं पहुँच पाती. प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज टू द मैन हु हैज़ ब्रॉट द BSE बैक इनटू गेम, श्री आशीष चौहान, MD and CEO, Bombay Stock Exchange. Can we have you on stage, please? Good evening. It's a pleasure and honor to be in front of all of you. ગુજરાતીમાં વાત કરીશ પણ આ ચેનલ હિન્દી છે એટલે થોડુંક આગળ આપણે હિન્દીમાં વાત કરશું. બેસિકલી જ્યારે સેન્સેક્સના સુલતાનની વાત લઈને મીરભાઈ આવેલા ત્યારે મને બી એવું થતું હતું કે सेंसेक्स का सुल्तान नाम तो अच्छा है लेकिन देखेगा कौन, क्यों ट्रेडिंग सब लोग निफ्टी में करते हैं. तो सेंसेक्स का सुल्तान आप डेरिवेटिव वगैरह की बात करते हो तो मेरे को ज़्यादा भरोसा नहीं था लेकिन उनको ज़्यादा था. तो उसमें मीर भाई का एक बड़ा योगदान रहा है और सुभाष चंद्र जी जो उनके चेयरमैन हैं उनको भी BSE के प्रति ज़्यादा प्यार है. तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको सेंसेक्स से ही बात करनी है. और सेंसेक्स ऐसी चीज़ है जो हर एक के जीवन में ओतप्रोत है, हर एक के जीवन के साथ जुड़ी हुई है. मीर भाई वो प्रपोजल लेके आए थे तो मुझे भी थोड़ी एक आशंका थी कि सेंसेक्स में ट्रेडिंग नहीं होता है तो लोग क्यों देखेंगे. उन्होंने कहा कि नहीं देखेंगे भी और ट्रेडिंग भी करेंगे. उनको उतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं, ट्रेडिंग भी अब एक बार जी टीवी को देखेंगे कि बोले पूरे इंडिया की फर्स्ट नंबर की चैनल है, तो जी टीवी को देख के, जी बिजनेस को देख के लोग BSE पे सेंसेक्स का ट्रेडिंग करने आएंगे. लास्ट ईयर जब भी हमने ये कोशिश की थी तभी हमें भी आशा नहीं थी कि इतना अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, लेकिन आज बहुत ही अच्छा, मैंने एक पूरा जो प्रोग्राम किया लास्ट ईयर उसमें जी टीवी ने भी अपने बहुत कार्यकर्ताओं को लगाया. ऊपर से ऐसे ऐसे इनाम दिए, मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं ट्रेडर होता, अभी मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करता हूँ, लेकिन मैं ट्रेडर होता तो BMW जरूर जीतने की कोशिश करता. लास्ट ईयर इन्होंने जो BMW दिया है उसकी वजह से मुझे लग रहा है अभी जो पार्टिसिपेशन में इस बार नहीं तो भी 10-25 गुना लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट हुए हैं. तो मैं जी टीवी का एक तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये सोचा और BSE को बहुत सहायता हुई आपकी वजह से. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे. थैंक यू आशीष जी. चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सबसे पहले मंच पर उन 3 हस्तियों को आमंत्रित करना चाहूँगा जो समय निकालकर हमारे बीच आज उपस्थित हैं. मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारी जूरी के मेंबर्स जो आज अहमदाबाद में चयन करेंगे आज के विनर का, श्री दीपन मेहता, श्री संजय सिन्हा और श्री अतुल चौकसी. कैन यू कम ऑन स्टेज प्लीज. प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज. और अब शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े
डेरिवेटिव्स रियलिटी शो सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 2 की। हर शहर से हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मंच पर यहां पर आने का मौका हर शहर के टॉप 4 स्कोरर्स को मिला है। मैं आपका परिचय उन 4 कंटेस्टेंट से कराता हूं जो कि आज यहां पर आपके शहर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और इनमें से आखिरकार एक कंटेस्टेंट सेंसेक्स का सुल्तान अहमदाबाद का बन के यहां से आगे नेशनल राउंड में जाएगा। गांधीनगर से 54 साल के ये हैं सुरेश पटेल। पिछले 25 से 30 साल से बाजार से जुड़े हैं। सुरेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मानते हैं और अब तक बाजार में मुनाफा भी कमाया है। बाजार के प्रति सकारात्मक रवैया है सुरेश पटेल का। सेंसेक्स का सुल्तान में चुने जाने को लेकर ये बेहद खुश हैं। सेंसेक्स के सुल्तान के अंदर जब मेरे को कॉल आया फर्स्ट, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ। उसके बाद सेकंड कॉल जब अहमदाबाद स्टूडियो से आया तो मेरे को कंफर्म हो गया कि मैं आई एम सिलेक्टेड फॉर सुल्तान, सेंसेक्स का सुल्तान के लिए। तो आगे मेरा ये ट्रेजेडी रहेगी कि जो ग्रैंड फिनाले रहेगा उसके अंदर मैं ही आऊँगा और फर्स्ट प्राइज मैं ही ले जाऊँगा। अहमदाबाद के रहने वाले दूसरे प्रतियोगी हैं 20 साल के ऋषि पटेल। 5 साल से मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं और मार्केट में इनका अनुभव औसत रहा है। ये वैल्यू स्टॉक में ही निवेश करते हैं और सेंसेक्स का सुल्तान में जीतने का भरोसा रखते हैं। अभी तक का मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा। मींस आई वुड परफॉर्म बेटर। तीसरे प्रतियोगी वडोदरा के शामू टेलवानी हैं जो 25 साल के हैं। अब तक इन्होंने जो कमाया है वो बाजार से ही है। निवेश और ट्रेडिंग दोनों ही स्ट्रैटेजीज में महारत हासिल है इन्हें। सेमीफाइनल और फाइनल जीतने का भरोसा रखते हैं। शेयर बाजार का अनुभव इस तरह से, मतलब जिस तरह से इन्वेस्टर जो होता है वो अपने फंड के उसको वैल्यूएशन चाहिए होती है। जैसे वो जितना फंड अब मार्केट में लगा रहा है उसके सामने उसको बैंक है या और किसी जगह से उसको अच्छे से रिटर्न आने चाहिए, वो इस हिसाब से हमारे पास आता है एज अ फाइनेंशियल प्लानर। तो उस तरह से हम उनको पूरा गाइडेंस देते हैं और अब तक का हमारा अनुभव जो है बहुत अच्छा रहा है स्टॉक मार्केट में। मैं चाहूँगा कि शाम अहमदाबाद राउंड क्लियर करे और सेंसेक्स का सुल्तान में आगे जाए, जैसे फाइनल भी जीत के आए और उसमें लीड करे। और एक प्रतियोगी है अर्जुन जोशी जो भावनगर के रहने वाले हैं और उम्र 24 साल की है। मार्केट से 6 साल से जुड़े हैं और सकारात्मक अनुभव है। साथ ही लॉन्ग टर्म निवेश की स्ट्रैटेजी है। ये भी सेंसेक्स का सुल्तान प्रतियोगिता जीतने का भरोसा रखते हैं। सेंसेक्स का सुल्तान में चयन हुआ, ऐसा लगता है कि मैं खुश हो रहा हूँ और मैं तो बम्पर प्राइज ही जीतना चाहता हूँ। मैं अर्जुन जोशी का छोटा भाई हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भैया अहमदाबाद राउंड में सेंसेक्स का सुल्तान का बम्पर प्राइज जीत के आए और आगे भी हमारा पूरा गुजरात का नाम रोशन करे। ऐसी मेरी शुभेच्छा मेरे भैया के साथ है। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये सारे कंटेस्टेंट हर शहर से हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने भी किया था। जो ट्रेडिंग राउंड का इनका स्कोर है वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने ट्रेड किया था बीएसई डेरिवेटिव्स में और बीएसई करेंसी फ्यूचर्स में। यहां पर श्यामू जो हैं वो चौथी पायदान पर रहे हैं, इनका स्कोर है 4। इन्हें आउट ऑफ 10 4 मार्क मिले हैं। सुरेश पटेल रहे हैं तीसरे स्थान पर, इन्हें 6 मार्क मिले हैं आउट ऑफ 10। तीसरे स्थान पर रहे हैं ऋषि पटेल, इन्हें 8 आउट ऑफ 10 मिला है। और पहले स्थान पर रहे हैं अर्जुन जोशी, इन्हें 10 on 10 मिला है। लेकिन ये इनका ट्रेडिंग राउंड का स्कोर है। यहाँ पर चुनौती और भी बड़ी है क्योंकि यहाँ पर हम इनके सामने एक रियल लाइफ चुनौती फेंक रहे हैं। जी हाँ, पहली बार देश के किसी बिजनेस रियलिटी शो में कंटेस्टेंट्स के सामने ऐसी चैलेंज है कि इन्हें एक ऐसी फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है जो हकीकत में है। देख लेते हैं वो फैमिली कौन सी है, उनके बाद मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। ये है
अहमदाबाद के स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर पिनाकिन देसाई पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, तो आय हर महीने 1.25 लाख रुपए है। हर साल 30 से 40 हजार रुपए एडवांस टैक्स भरते हैं। हर महीने 40 से 60 हजार रुपए लोन की EMI जाती है। पिछले 3-4 साल से SIP में भी निवेश कर रहे हैं। PPF, बॉन्ड, LIC, FD में जो रकम बचती है उनमें 20% का निवेश करते हैं। जमीन में भी थोड़ा बहुत निवेश करते हैं। 5 साल बाद लोन की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और फिर 2 करोड़ रुपए तक का हॉस्पिटल बनाने का लक्ष्य है। अभी उनको डेरिवेटिव अच्छा लगता है और उनमें 3 से 5 लाख निवेश करना चाहते हैं और उस पर मार्गदर्शन चाहते हैं। 7 to 8 years से कॉस्मेटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर है, हस्बैंड वाइफ, तो दोनों का अराउंड 1 to 1.5 lakhs पर मंथ इनकम है और टैक्स में अराउंड 30 to 40,000 ईच हम टैक्स एडवांस टैक्स भी भरते हैं। नॉर्मली जितने यंग है डॉक्टर तो अभी से सब बोलते हैं कि इंश्योरेंस लो, म्यूचुअल फंड, SIP करो, तो हर टाइप का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बट लास्ट 3-4 ईयर्स का मार्केट सिचुएशन देख के पहले SIP किया था 2007 से 2009 में, पर अभी हम नॉर्मली PPF, बॉन्ड, इंश्योरेंस, LIC और FD उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अराउंड 20% ऐसे डिवाइड करके ईच करते हैं और बीच में 2 ईयर्स 3 ईयर्स में जब स्टॉक मार्केट का थोड़ा क्रैश हो, उसके बाद लैंड का अच्छा हो रहा था, तब लैंड में भी थोड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उस हिसाब से हम रिस्क प्लस फिक्स इनकम वैसे थोड़ा थोड़ा एडवाइस लेके थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े डेरिवेटिव्स रियलिटी शो सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 2 की। पिनाकिन देसाई साहब की केस स्टडी आपने देखी, जो उनकी फाइनेंशियल ज़रूरत है वो भी आपने सुनी। अब इसके आधार पर अर्जुन सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। तो अर्जुन, आपका समय अब शुरू होता है। आर यू रेडी? गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आपके शहर से आपको हौसला बढ़ाना चाहिए इनका। इस फैमिली की मंथली इनकम है 1,50,000 लाख। आप एक काम कीजिए अर्जुन, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप सीधा आपका जो प्लानिंग है वो बता दीजिए। जो बाद में 6 लाख बचता है, टैक्स बात करते हैं, उसमें से 20% FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में 50% इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में बचा 30% वो रियल एस्टेट या ETC डेरिवेटिव मार्केट में डाल सकते हैं। जो ये इनके दूसरे गोल हैं, एक तो जो शॉर्ट टर्म की प्लानिंग है वो तो है ही, साथ ही ये जो अपना खुद का क्लिनिक वगैरह बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए इन्हें? बिकॉज इनका जो ऑब्जेक्टिव हो ये है कि अगले 5 साल में ये सारा अपने जो लोन है उससे चुका के एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए, जिसके लिए करीब 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की इन्हें ज़रूरत है। आप तो अर्जुन, आपका नाम ही इतना अच्छा है, आपका नज़र सीधी BMW पे होनी चाहिए। जूरी, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? अर्जुन, आपके प्लान की सबसे बड़ी खासियत जो मैंने देखी कि आपने अपने क्लाइंट को लाइफ इंश्योरेंस लेने का भी सलाह दिया है और किस बेसिस पर वो सलाह देना है वो भी आपने इसमें रखा है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अभी 2 राउंड बाकी, यू नेवर नो, ही विल कम बैक। ऋषि पटेल हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट। कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज ऋषि? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I would advise him to take HDFC Click to protect online term insurance for himself and his wife with sum assured 1 crore with a term of 30 years with a combined premium of 28,672 rupees annually. I would like to take family floater plan from Bajaj Allianz with annual premium of 13,328 rupees and with a health cover of 7.5 lakh. Now, sell mutual fund investment as I am not aware of which schemes he has chosen, and create contingency fund by investing in Axis liquid fund and return expected is 7%. Now plan for next 5 years for prepayment of the home loan. I am assuming that he has taken loan 5 years back. So I will invest 76% in equity and 24% in debt. Now at the age of 50. So he will have this 55% equity and 45% debt, 15% in Franklin India Prima and 13,750 in this. चलिए ऋषि, समय समाप्त। तो मैंने फिर भी आपको ग्रेस दे दिया अबाउट 30-40 सेकेंड्स, बट कैन वी हैव क्वेश्चंस? संजय, आप शुरुआत करेंगे। सबसे पहला कि आपने जो म्यूचुअल फंड का चुनाव किया
तो आपने स्पेसिफिक फंड्स के नाम भी बताए, Right. तो कैसे चुनाव किया आपने उन फंड्स का? अगर सर मैंने वो सब की हिस्ट्री देखी, मीन्स जो ये मैंने फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड लिया है, ये फंड अप्रोक्सीमेटली 93 में स्टार्ट हुआ था और उसका फंड मैनेजर भी काफ़ी पुराना है, तो ये फंड काफ़ी साल से परफॉर्मेंस करता आ रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस देता आ रहा है। और जैसे बाकी अगर आप मिस डेप्ट के फंड्स को देखें तो GMGSEC लिया है मैंने, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, तो उसमें मिस डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क होता नहीं है। तो ऐसे में जो मैंने फंड का स्टडी किया है सब वेबसाइट्स पे देख के और कंपेयर करके। All right, can we have a huge round of applause for Rishi please? सुरेश जी हैं हमारे तीसरे कंटेस्टेंट। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुरेश जी से मेरा परिचय हुआ कि चैनल्स में हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि कई बार यंगस्टर्स को भी ये समझाना पड़ता है कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन सुरेश जी खुद इसके प्रति इतने उत्साहित हैं और BMW भी जीतना चाहते हैं, तो हमारी सबकी शुभकामनाएं। सुरेश जी, आपका समय अब शुरू होता है। एक मैं LIC पॉलिसी बताया उनको, प्रोडक्शन पॉलिसी 1 करोड़ का, उसका प्रीमियम है 8,000 रुपया। एक मेडिक्लेम पॉलिसी लिया 5,000 का, यानी मैं कम इन्वेस्टमेंट किया इन 86 के अंदर। फिर एक हाउसिंग लोन का जो 40,000 का एक हफ्ता लिया, उन्होंने 3-4 साल पहले लिया होगा, तो मैं उनका 40,000 का एक हफ्ता किया हुआ है। जो घर खर्चे उनका है, अपन महीने का 20,000 पकड़ा है, तो साल का 2,40,000 रुपये। ये सब करते हुए उनके पास 6,30,000 बचता है साल का, तो 30,000 कैश ऑन हैंड रखा है, इमरजेंसी कुछ भी काम में आ सकता है। और 6 लाख का इन्वेस्टमेंट मैं उनको स्टॉक मार्केट में करवाया। तो मैं जो 6 लाख रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, तो कंपाउंड करेंगे हर साल 6 लाख, हर साल 6 लाख, और उसका जो हर 6 मंथ पे 40-50% जो अपन कंपाउंड करेंगे, तो ये गोल अपने 3.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपये अपने को आराम से दे सकता है। जो फैमिली डॉक्टर का जो प्लान है, मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना, वो भी फुलफिल होता है। दूसरे ड्रीम है वो भी अपने कवर कर सकते हैं, और जो होम लोन है वो भी उनका कवर हो सकता है। ऑल राइट, चलिए शुक्रिया सुरेश भाई। अब जूरी से सवाल ले लेते हैं। सुरेश भाई, आपका जो अजम्पशन है कि आप 50% कंपाउंड दे सकते हैं 6 मंथ्स में, तो आपका वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मार्केट में? है ना, आपका 50% रिटर्न का ट्रैक रिकॉर्ड है 40, 50, 60% पर एवरी 6 मंथ्स। हाँ, एवरी 6 मंथ। काफी लोग नंबर मांगने वाले हैं आज आपका यहाँ पे। क्योंकि जो सबसे अच्छे ट्रेडर है उनका रिटर्न इतना नहीं आता है 50%। अपने को विदाउट बाय और विदाउट ग्रीड यू सेल। अब मैं बेच डाला, उसके बढ़ गया तो क्या करूं? बेच डाला छोड़ देना। अपने 30, 40, 50 मिला, वहां पे संतोष कर देने का। अरे ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर अपना काम करे, पैसा मेरे पास दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश भाई। अब बाकी किसी को दो नहीं तो मेरे को नंबर दे देना आप अपना। चलिए, हमारे आखिरी कंटेस्टेंट आज के श्यामू रिलवानी, उन्हें मंच पर बुलाते हैं, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। प्लीज गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। श्यामू, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Good evening to all. I assume that age of husband is 43 year, age of wife is 41 year. Housing loan outstanding EMIs are 60. I also assume that they have already paid 180 EMIs. It means उन्होंने जो लोन है वो 15 साल पहले लिया था और लास्ट जो है उनके 5 साल बाकी है। उन्होंने शादी के दूसरे ही दिन से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चालू कर दिया था और उनका फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑलरेडी लिया हुआ है। उसके बाद अगर वो अपना पोर्टफोलियो जो उनको जो 5 साल में 2 करोड़ का अचीव करना है गोल, तो इसके लिए उनको जो 40 लाख का रियल एस्टेट उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसको वो इंडेक्सेशन के हिसाब से अगर देखने जाए तो उसकी वैल्यूएशन आज 90 लाख की होती है। और उसके इंडेक्सेशन के बाद भी अगर हम सेल करते हैं और उनको जो प्रॉफिट होता है तो आफ्टर टैक्सेशन भी, और उनका जो टोटल मनी रहता है वो उसको हम इक्विटी में डेरिवेटिव में, लार्ज कैप फंड में और स्मॉल कैप फंड में इस तरह से डाइवर्सिफाई करके वो उसको जो है ईयरली अगर इनकम उसका इंटरेस्ट देखने जाए तो अराउंड 14 to 16% आएगा। और उनका जो रेगुलर इनकम है उसको वो एज ए FD जो है अपने पास अपना फंड जो है और SIP जिस तरह से वो करते हैं वो करते ही रहें। उनका जो नया फंड कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ उनका रियल एस्टेट को है जो रोटेट करके हम वो अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में। कैन वी हैव क्वेश्चंस प्लीज? अच्छा, आपने डायरेक्ट इक्विटी या डेरिवेटिव्स का कोई ये नहीं किया है इसमें? सर डायरेक्ट इक्विटी और डेरिवेटिव्स में है ना सर, 30% फंड है उनका जो टोटल जो है, और 90 लाख का जो है अगर उनके टैक्स के बाद हम देखते हैं तो 87 लाख आएंगे। उसके अंदर से 30% जो है इक्विटी और डेरिवेटिव्स में दिया गया है सर।
तो डेरिवेटिव्स की क्या स्ट्रेटेजी कुछ आपने डिसाइड की होगी, कैसे करेंगे? सर डेरिवेटिव्स में उनके पास अगर होल्डिंग में अगर कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक रहते हैं तो उसको मार्केट से वो इंडेक्स के साथ हेज कर सकते हैं, या तो अगर उनको लगता है कि ये अभी इलेक्शन का पीरियड है, इलेक्शन के बाद मार्केट जो है स्टेबल रहेगा तो वो कुछ भी अपना जिस तरह से उनको विजन है वो उन पर्टिकुलर स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करके हम उसको अच्छा रिटर्न दिलवा सकते हैं। अगर कहीं पे भी रिस्क लगता है तो हम इंडेक्स का जो है सामने पुट बाय कर सकते हैं या तो फिर इंडेक्स शॉर्ट करके उसका जो है रिस्क कम कर सकते हैं सर। वहाँ पे आपने अजम्पशन किया है कि जो रियल एस्टेट बेचेंगे उससे 90 लाख रुपीस मिल सकता है। हाँ जी सर। ये मेरे हिसाब से अजम्पशन गलत है क्योंकि वो नंबर आपको दिया नहीं गया है। सर उसमें केस स्टडी में सिर्फ इतना ही था कि आप रियल एस्टेट उसको अज्यूम कर सकते हो, उसका कितना अमाउंट था वो नहीं, तो जो बंदा तो आप उसको आप 2 करोड़ ही अज्यूम कर सकते हो और फिर 0% के हिसाब से उनको जो नहीं सर ऐसे एजम्पशन नहीं लिया है उन्होंने। जो है 15 साल से वो अपना लास्ट जो EMI पे कर रहे हैं बराबर 50-60,000 के अराउंड जो रहता है। होम लोन पे है ना। हाँ तो होम तो थोड़ी होम लोन बता रहा हूँ। उसके अलावा हाँ। जो है हर साल उनके पास 4 लाख का अमाउंट सरप्लस अगर बचता है तो 2007-8 में 40 लाख जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या ये आपका अजम्पशन है कि वो अपना घर बेच के स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करें? सर वो EMI के बाद उनके पास बच रहा है, अगर वो अपना होम लोन पहले चुकाएंगे तो स्टार्टिंग के ईयर्स में क्या रहेगा कि उनका जो इंटरेस्ट ज्यादा रहता है बराबर EMI में, तो वो अपना होम लोन क्यों पेड अप करे, उसके इससे अच्छा तो उनके पास जो सरप्लस मनी रहता है वो उसको लैंड में इन्वेस्ट करे ना। नहीं, आपने ये कहा है कि जो लैंड का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है हाँ वो 90 लाख में बेच देंगे और फिर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसका रिटर्न 12% आएगा और फिर 5 साल में इसकी वैल्यू हो जाएगी करीबन 1 करोड़ 41 लाख की। तो ये अजम्पशन जो 90 लाख का है वो किस बेसिस पे अपना? सर इसमें मैंने उनकी एज दिया 43 दिया और उनका मैरिज जो है, मैरिज का एजम्पशन मैंने रखा है कि 99 के ईयर में उनका जो है मैरिज हुआ होगा और उसके बाद जो उनकी दोनों की इनकम जो है आती रहती है, उसके हिसाब से वो एवरी ईयर 4 लाख रुपीज़ सेव करते हैं और 7-8 साल के बाद वो 40 लाख के कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ उसका 40 लाख अमाउंट हो जाता है और उसको लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि सर एजम्पशन के लिए दिया गया है कि उनके पास लैंड है, उन्होंने कब लिया था क्या है उसमें कुछ भी नहीं है, तो सर इस तरह से उसको एजम्पशन रख सकते हैं कि वो उनके लास्ट साल जो है 5 साल का EMI उनका बैलेंस है, मतलब 15 साल से वो देते आ रहे होंगे अगर होम लोन एज्यूम करें तो उनका जो बाकी का मनी होगा वो उसमें डालते होंगे। तो शुरुआत करते हैं डेरिवेटिव्स राउंड के सवाल जवाब की। अर्जुन आप पानी वानी पीना चाहेंगे? ओके, ही इज ऑल राइट नाउ। तो बाकी लोग थोड़ा डरिएगा। इनसे पहला क्वेश्चन ये बताना है आपको सही है या गलत है, इक्विटी इंडेक्स ऑप्शंस आर अ फॉर्म ऑफ बास्केट ऑप्शंस, सही या गलत? गलत है सर। गलत, ऑल राइट। खैर ये जवाब सही है कि इक्विटी इंडेक्स ऑप्शंस जो हैं वो एक तरीके के बास्केट ऑप्शंस हैं। तो आपका पहला जवाब गलत। दूसरा सवाल आपका, the instrument entails swapping both principal and interest between the parties with cash flows in one direction being in a different currency than those in the opposite direction, they are known as। जवाब आसान है, ध्यान से पढ़िए सवाल, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं पढ़ने के लिए। इक्विटी। गलत जवाब, करेंसी स्वॉप्स, इन्हें करेंसी स्वॉप्स कहा जाता है। आपने जार्गन कई बार सुनी होगी। तीसरा सवाल आपके लिए सही या गलत ये आपको बताना है, BSE के जो डेरिवेटिव्स हैं दे आर OTC डेरिवेटिव्स, यानी ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स हैं। क्या ये सही है या गलत है? सही है। गलत जवाब। आपका तीसरा जवाब गलत साबित होते हुए अर्जुन थोड़ा ध्यान रखिए, दे आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट। चौथा सवाल, ऑल मेजर इंडेक्स प्रोवाइडर्स लाइक MSCI, FTSE, स्टॉक्स, S&P एंड डाउ जोन्स एंड आवर ओन सेंसेक्स यूज द फॉलोइंग मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट इंडेक्स। स्किप करेंगे आप? कैन वी हैव फ्रॉम द ऑडियंस प्लीज? Capitalization of the scripts which has been involved and divided by those। नहीं, मैं एक शब्द में आपसे जवाब मांग रहा हूँ, आप बोलिए भाई साहब वहाँ पे। आप बोलिए भाई साहब वहाँ पे। नहीं, आप तो वही बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए, चलिए। एब्सोल्युटली, फ्री फ्लोट मेथड, कैन वी हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर हिम? फ्री फ्लोट मेथड इस्तेमाल होता है। पांचवा और आखिरी सवाल अर्जुन के लिए, BSE डेरिवेटिव्स में सेटलमेंट कौन से दिन होती है, महीने के कौन से दिन? आखिरी वेडनेसडे के दिन। आपको बोलना था। खैर चलिए,
आपने भी सही नहीं बोला है चलिए आप बोल दीजिए। लास्ट थर्सडे, कैन वी हैव अ प्राइज फॉर हिम प्लीज। आखिरी जो थर्सडे होता है किसी भी डेरिवेटिव सीरीज का, उस पर बीएससी डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट्स सेटलमेंट होती है, सेटल होते हैं। चलिए, अर्जुन के बाद अब बारी है ऋषि की। ऋषि आप तैयार हैं? पहला सवाल ऋषि आपके लिए, इफ एक्सरसाइज प्राइस ऑफ अ कॉल ऑप्शन इज लोअर देन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट, इस तरह के कॉल ऑप्शन को क्या नाम से जाना जाता है? इन द मनी कॉल ऑप्शन। एब्सोल्युटली राइट, पहला सही जवाब डेरिवेटिव्स राउंड का, इन द मनी कॉल ऑप्शन इज द राइट आंसर। दूसरा सवाल ऋषि आपके लिए, अ कवर्ड कॉल इज वन वेयर द राइटर डैश द अंडरलाइंग एसेट ओन्स द अंडरलाइंग एसेट। एब्सोल्युटली राइट, दूसरा सही जवाब। प्लीज गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। डेरिवेटिव्स राउंड में दूसरा सही जवाब ऋषि ने दिया है। तीसरा सही या गलत ये आपको बताना है। इन फ्यूचर्स मार्केट मार्जिन इज लायबिलिटी ऑफ ओनली बायर। फॉल्स। एब्सोल्युटली राइट, फॉल्स इज द राइट आंसर। दोनों पार्टीज को मार्जिन देना पड़ता है। आपके लिए चौथा सवाल ऋषि, तैयार हैं आप? टिक साइज का अर्थ क्या होता है? मिनिमम प्राइस मूवमेंट परमिटेड इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्युटली राइट, मिनिमम परमिटेड प्राइस मूवमेंट इन एनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द टिक साइज। आखिरी सवाल आपके लिए, चेंज इन द प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट इज नोन एज डेल्टा। एब्सोल्युटली राइट, डेल्टा इज द राइट आंसर। और काफी अच्छा ऋषि ने परफॉर्म किया है, पांचों जवाब सही है इनके, काफी अच्छा परफॉर्म किया आपने। सुरेश भाई आप तैयार हैं? अब मैं आपको सवाल पूछूंगा, 5 सवाल मैं पूछने वाला हूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पहला सवाल आपके लिए सुरेश भाई, अगर आप एक कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं और दूसरा कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? लिमिटेड लॉस। जी? लिमिटेड लॉस। नहीं, वो तो आप थियोरेटिकली बोल रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप क्या क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में? तो पहला जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे पाए हैं सुरेश भाई। सुरेश भाई आपके लिए दूसरा सवाल, सही या गलत ये आपको बताना है। द मार्जिन्स दैट यू पे इन डेरिवेटिव्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, क्या ये सही है? गलत है। गलत है, ओके। कौन करता है प्रिस्क्राइब? स्टॉक एक्सचेंज। एब्सोल्युटली राइट, स्टॉक एक्सचेंज प्रिस्क्राइब करते हैं, आरबीआई नहीं करता है। तो दूसरा सवाल इन्होंने सही जवाब दिया है इसका। तीसरा सवाल, बीएसई का वो कौन सा इंडेक्स है जिसमें निफ्टी के सारे स्टॉक्स हैं? सेंसेक्स। गलत जवाब। ऑडियंस में से कोई देना चाहेगा? जी आप भाई साहब, 1 मिनट। BSE 100 इज द राइट आंसर। मेरे पास एक स्मार्टफोन है आपके लिए, कैन वी हैव द स्मार्टफोन इन द फर्स्ट रो प्लीज? BSE 100, देखिए सर आप खुश हो रहे हैं, वाह। चौथा सवाल सुरेश भाई आपके लिए, मार्क टू मार्केट मार्जिन किस फ्रीक्वेंसी पे कलेक्ट किया जाता है? मार्क टू मार्केट मार्जिन का कलेक्शन MTM। नहीं, वो तो ठीक है मार्क टू मार्केट, पर किस फ्रीक्वेंसी पे कलेक्ट होता है? माइक पीछे की तरफ जाएगा इस बार। डेली। एब्सोल्युटली राइट, डेली। आखिरी सवाल है सुरेश भाई आपके लिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इफ यू एक्सपेक्ट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट टू फॉल, आप मार्केट में कौन सा स्प्रेड क्रिएट करेंगे? अगर आपको ये लगता है कि अंडरलाइंग एसेट का दाम गिरने वाला है तो आप बाजार में कौन सा स्प्रेड क्रिएट करेंगे डेरिवेटिव्स मार्केट में? पुट ऑप्शन। स्प्रेड, आई एम गोइंग बाय टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। आप कौन सा स्प्रेड क्रिएट करेंगे? आपका आखिरी सवाल। और बुल स्प्रेड करेंगे। समय आपका, क्या बोला आपने? पुट ऑप्शन ट्रेड करेंगे। ऑडियंस में से कोई देना चाहेगा? बेयर स्प्रेड इज द राइट आंसर। बेयर स्प्रेड सही जवाब है। प्लीज गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। श्यामू आप तैयार हैं? आपके 5 सवाल, उसके बाद हम रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे। पहला सवाल आपके लिए, अगर शेयर ए और शेयर बी इनके दाम सही हैं, लेकिन ए शेयर जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है बी के बनिस्बत, तो किसकी पुट ऑप्शन ज़्यादा महंगी होगी? ए की। एब्सोल्युटली राइट, ये सही जवाब है। अगला सवाल आपके लिए, अ कॉल ऑप्शन गिव्स द होल्डर द राइट ऑफ व्हाट? टू बाय अंडरलाइंग एसेट। सही जवाब। तीसरा सवाल आपके लिए, अगर आपके पास अंडरलाइंग एसेट नहीं है और उसके बावजूद आप कोई कॉल राइटिंग करते हैं उस एसेट पे, तो ऐसी कॉल को क्या कहा जाता है? नेकेड कॉल। एब्सोल्युटली राइट। आखिरी 2 सवाल, अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप। द सिक्योरिटीज विच आर नॉट डिलीवर्ड इन द क्लियरिंग हाउस ड्यूरिंग पे इन आर परचेज्ड बाय द क्लियरिंग हाउस फ्रॉम द मार्केट। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्शन। सही जवाब। ऑक्शन इज द राइट आंसर।
लगता है काफी स्टडी करके आए हैं। आखिरी सवाल आपके लिए, दिस इज द प्राइस एट विच एन ऑप्शन राइटर कैन एक्सरसाइज हिज कॉल और पुट ऑप्शंस। दिस प्राइस इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस। राइट आंसर, स्ट्राइक प्राइस इज द राइट आंसर। ये आखिरी राउंड है और इसके लिए मुझे आपसे काफी कोऑपरेशन चाहिए। इस राउंड में मैं कुल मिलाकर 20 सवाल पूछूंगा। ये जो 20 सवाल है, ये 20 सवाल ऐसे हैं जिसका एक ही जवाब संभव है और वो जवाब देने के लिए कंटेस्टेंट को बजर दबाना पड़ेगा। जो कंटेस्टेंट बजर दबाएगा, एक से ज्यादा बजर एक साथ नहीं बजेंगे क्योंकि एक बजर बजेगा तो बाकी 3 अपने आप स्विच ऑफ हो जाएंगे, लेकिन जो कंटेस्टेंट बजर दबाएगा उसे जवाब देने के लिए 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। ऑडियंस प्लीज, इसमें आप बिल्कुल भी जवाब पता हो तो डोंट इवन मर्मर, आप बोलिएगा मत बिल्कुल भी। 5 सेकंड के भीतर अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो उनका 1 मार्क कम हो जाएगा। अगर सही जवाब दिया तो ऑब्वियसली मार्क मिलेगा, लेकिन टोटल 20 ही सवाल हैं। आई एम स्टार्टिंग नाउ। पहला सवाल, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच शॉर्ट टर्म फंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन बैंक्स इन लंडन कॉल्ड? लाइबोर। एब्सोल्युटली राइट, लाइबोर इज द राइट आंसर। पहला सवाल सही जवाब यहां पर दिया है इन्होंने। दूसरा सवाल, भारत में म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। एब्सोल्युटली राइट, सेबी इज द राइट आंसर। श्यामू ने सही जवाब दिया। यहां पर भारत में म्यूचुअल फंड्स का रेगुलेशन सेबी करती है। तीसरा सवाल, हाल ही में बीएसई ने लाइव ट्रेडिंग आईआरएफ में शुरू की है जो कि एक लॉन्ग टेन्योर 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। आईआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। Absolutely right. Interest rate futures is the right answer. Give him huge round of applause. अगला सवाल, at the end of each trading day the clearing house settles your trading account by adding funds to your balance if you made profit or deducting it in case of a loss. सवाल पूरा होने दीजिए। खैर चलिए बोलिए। M2M। इस प्रक्रिया को M2M कहते हैं। इस बार मैं आपको दे देता हूं मार्क, लेकिन ध्यान रखिएगा सवाल पूरा नहीं होने तक आपको बजर नहीं दबाना है, बिकॉज क्या पता इसमें भी कोई ट्विस्ट हो। 5वां जो सवाल है, ये एक पिक्चर है जो कि आपकी स्क्रीन पर आएगा और आपको इन दोनों हस्तियों को पहचानना है। 2 बिजनेस लीडर आपके पिक्चर पर हैं। कैन वी हैव द पिक्चर नाउ? आनंद महिंद्रा एंड आदि गोदरेज। Absolutely right. Anand Mahindra and Adi Godrej is the right answer. Question number 6. This value indicates what shareholders would get after servicing debt if the company were to be sold. Book value. Absolutely right. Book value is the right answer. ऋषि ने फिर से एक बार सही जवाब दिया। बैक एंड प्लीज नोट कीजिए, ऋषि ने सही जवाब दिया। छठा जो सवाल है उसका सही जवाब ऋषि ने दिया। इसके पहला जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 5, उसका भी सही जवाब ऋषि ने दिया था। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। देश में बीएसई पर लिस्ट होने वाला सबसे पहला मीडिया हाउस कौन सा था? जी एंटरटेनमेंट। एब्सोल्युटली राइट, जी इज द राइट आंसर। देश की सबसे पहली और एशिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट, जिसका चैनल आप रोजाना देखते हैं और जिसकी बदौलत हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये देश में भारत में लिस्ट होने वाला सबसे पहला मीडिया समूह था। और हाल ही में, इनफैक्ट पिछले साल, इस लिस्टिंग के 20 साल हमने बीएसई पर कंप्लीट किए, थैंक्स टू योर लव। Question number 8. The margin requirement of derivative segment is generally prescribed by? Exchange. Absolutely right. Stock exchanges is the right answer. अब मैं जा रहा हूं 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल है, which voluntary activity by a company decreases the face value of its stock? Stock split. Stock split is the right answer. शामू यहां पर कैचअप करने की कोशिश करते हुए 9वां सवाल सही जवाब दिया शामू ने। अगला सवाल फिर से एक बार एक विजुअल है, अभी प्ले मत कीजिएगा, वेट। आपको ये बताना है कि जो पिक्चर है वो किस हस्ती का है। आपके सामने एक दृश्य आएगा, एक पिक्चर आएगा। दिस बुक इट हैपेंड इन इंडिया हैज बीन co-authored by a retail tycoon who also features on the cover of this book. Who is this tycoon? Can we have the picture? किशोर बियानी। किशोर बियानी is the right answer. 10वां सवाल सही जवाब, किशोर बियानी इज द राइट आंसर। बैक एंड प्लीज नोट कीजिए।
11वां सवाल, ताली वाली नहीं बजा रहे हैं आप लोग, कुछ आधा तो खत्म हो गया। 11वां सवाल, 10 सवाल हो चुके हैं। 11वां सवाल आप सबके लिए, फेसबुक रिसेंटली अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ अ मोबाइल मैसेजिंग। अब ये नहीं हो सकता, हर बार ये नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ेगा। आप वैसे कोई जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, बट आई एम ड्रॉपिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज फिर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगी। बोलिए। तो इनका ये नेगेटिव हो जाएगा, बैक एंड प्लीज नोट कीजिए। कम से कम सवाल पूरा होने दीजिए, मैं वही कह रहा था। यू नो, ऋषि पटेल के लिए नेगेटिव यहां पर, अगली बार ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम नलिफाई कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा लेंगे इसके बदले। बैक एंड प्लीज नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमने नलिफाई कर दिया है, इनकी नेगेटिव मार्किंग हुई है। जूरी, इज दैट करेक्ट? या फिर हम बाकी बचे क्वेश्चन ही लें? बिकॉज टोटल वी आर टेकिंग 20 क्वेश्चंस। ये हमने, क्योंकि इनका एक मार्क कट हो गया है, सो डू वी टेक वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन? ऑल राइट, ठीक है। सो विल मेंटेन 20 क्वेश्चंस देन, 20 क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, with respect to financial markets, what does the T in USD bill stands for? ट्रेजरी। ट्रेजरी इज द राइट आंसर, लेकिन इन्होंने फिर से एक बार पहले दबा दिया था बजर, तो आपका भी एक मार्क कटेगा, तो शामू का एक मार्क कटेगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 13, what does G stands for in term GDR? ग्रोस। गलत जवाब, मार्क कट होगा इनका। ग्लोबल, GDR में ग्लोबल होता है, अगर GDP होता तो ठीक है, पर GDR में ग्लोबल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सिद्धार्थ लिमिटेड की करंट मार्केट प्राइस अगर 100 रुपए है और EPS 20 रुपए है, तो इनका PE मल्टीपल क्या होगा? 5। जूरी, आप फैसला कीजिए, डू वी गिव इट टू हिम? सवाल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। जूरी, मेरा ऐसा मानना है कि नियम एक जैसा रहना चाहिए। स्पीच करने के बाद, क्योंकि नहीं, मुझे ये लग रहा है कि जो बाकी 2 कंटेस्टेंट्स हैं वो शायद स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है कि सवाल कंप्लीट होने तक, पुअर है, हम पूरा समझ नहीं पा रहे। तो ये मार्क फिर कट होगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। ऋषि का एक मार्क कट हो जाएगा। आपके सामने एक ऑडियो वीडियो क्लिप आएगी, इसमें एक प्रसिद्ध इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट गुरु हैं, आपको यह पहचानना है कि ये कौन है। कैन वी हैव द AV प्लीज? In the 33, they don't have the low rate. So from 33 to 41 they range, and they average 36. Warren Buffett. Warren Buffett is the right answer. Question number 15, ऋषि ने सही जवाब दिया, Warren Buffett is the right answer. Question number 16, companies often distribute a part of their profits to their shareholders. What is such an income called? सुरेश भाई को तो देना पड़ेगा चांस बॉस, मेरे को रिटर्न लेना है इनसे 50%। बोलिए। डिविडेंड। डिविडेंड इज द राइट आंसर, प्लीज गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सुरेश भाई ने सही जवाब दिया, डिविडेंड इज द राइट आंसर। अच्छा मास्टर स्ट्रोक था, ऐसे ही बटन दबाते जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 17, अ कंपनी में चूज टू एंटाइटल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय एडिशनल शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड, व्हाट्स सच एन इश्यू कॉल्ड? राइट इश्यू। राइट्स इश्यू इज द राइट आंसर। 17वां जो सवाल है उसका सही जवाब दिया है शामू ने, प्लीज नोट कीजिएगा, शामू ने सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स यूजुअली अफेक्ट बॉन्ड प्राइजेस? बॉन्ड प्राइजेस फॉल। सही जवाब है ये, बॉन्ड प्राइजेस में गिरावट आती है, प्राइजेस इसके नीचे जाते हैं। 2 सवाल है मेरे पास, 19 और 20। अब मैं 19वां सवाल लूंगा और उसके बाद एक आखिरी सवाल। 19वां जो सवाल है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉक एक्सचेंज इन US? नैस्डैक, मार्क कट, ठीक है सामने आ रहा है, लेकिन ठीक है ऑडियंस को सुनना होता है, इन्हें सुनना होता है। तो श्यामू भाई का और एक सवाल कट गया यहाँ पे, और जवाब मैं आपको बता देता हूँ, नैस्डैक, NYSE और डाउ जोन्स। अब आप क्यों कटवा रहे हैं? डाउ जोन्स जो है इट्स नॉट अ स्टॉक एक्सचेंज, इट्स एन इंडेक्स। 20वां और आखिरी सवाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें एक भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर की आवाज है। बाकी लोग साइलेंस रहिएगा प्लीज, और आपको ये पहचानना है कि ये आवाज किसकी है। कैन वी हैव द ऑडियो क्लिप नाउ? तो आज अगर यूरोजोन का क्राइसिस है तो आपने उसको 10 से 12% क्यों कर दिया? प्रणव मुखर्जी। गलत जवाब, यशवंत सिन्हा इज द राइट आंसर। और
जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लेकिन श्यामू और ऋषि आप दोनों थोड़ा ध्यान रखिए, आप जो स्पीड से बटन दबाते हैं थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी मार्क्स आप लोगों के चले गए इसमें। मैं हमारे सारे जूरी मेंबर्स को मंच पर आमंत्रित करता हूं और ये आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं पहला सवाल लेता हूं। मेरा नाम है शैलेश भोगीलाल शाह फ्रॉम अमनलेर। सर, ये हमेशा जो फ्री ट्रेड होता है वो हमेशा डाउन ट्रेड ही क्यों होता है, अप ट्रेड क्यों नहीं होता? क्योंकि कितनी लोगों के टॉप लॉस वगैरह भी लेके चले जाता है जब फ्री ट्रेड होता है। तो फ्री ट्रेड, हाँ, कभी कभी ये जो डायरेक्ट ट्रेड हुआ था नहीं क्या? ओके, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सर, इसका कोई जवाब अगर वो पहले से पता होता तो नहीं। देखिए सर, इसमें ये होता है कि कई बार ये टेक्नोलॉजिकल रीजन की वजह से हो जाता है। टेक्नोलॉजी की वजह से हो जाता है, बरोबर है, लेकिन काफी लोगों के कितने टॉप लॉस लेके खा जाता है। नहीं, आप सुन लीजिए, ट्रेड क्यों नहीं गिराता है वो हमेशा? हमारा ये कहना है ऊपर का भी लेवे ना एक आधे का, ताकि वो ऊपर जिसने भाव, अच्छा ऊपर का ले लिया, आपको पता चलेगा कब होने वाला है? कब तो आप कब तक रहेंगे इन्वेस्टेड ऊपर का ट्रेड लेने के लिए? नहीं, कहने का मतलब ऊपर ट्रेड लेवे तो पता चले ना किस किन लोगों ने ऊपर भाव भरा। अच्छा, आप जवाब भी सुन लीजिए, आप सवाल ही दे रहे हैं, खाली जवाब सुनिए। ऐसा भी हुआ है कि फ्री ट्रेड में ऊपर के भाव में चलता है, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ है। आई थिंक इट वाज इन वन ऑफ दी स्कैंडिनेवियन मार्केट्स में ऐसा हुआ है कि फ्री ट्रेड की वजह से उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 1 ट्रिलियन से 100 ट्रिलियन हो गया था इंडेक्स का कैलकुलेशन। तो दोनों बाजू होता है, बट जनरली वी आर नोटिस दैट डाउन टाइम में ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह भी है कि लिक्विडिटी के कारण भी शायद इफेक्ट उसका ज़्यादा हो सकता है। हाई वोल्टेज जो हाई वैल्यू वाले शेयर होते हैं उसका परसेंटेज हम देखें और स्मॉल कैप का परसेंटेज अगर हम इक्वालिटी लेते हैं तो स्मॉल कैप का कभी कभी ज़्यादा होता है ऑपोजिट देन हाई, मतलब आप प्राइस मूवमेंट की बात करें। तो क्या बेटर रहेगा, हाई मतलब रिलायंस या देन इन्फोसिस और स्मॉल कैप, विच वन इज बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट? ठीक से स्टडी नहीं कर सकता है या खुद नहीं कर सकता, उसके लिए लार्ज कैप स्टॉक्स जो हाई वैल्यू रहते हैं वो जनरली मार्केट में हाई वैल्यू प्राइसिंग इसलिए किया होता है, उनकी मैनेजमेंट की क्वालिटी या वो सब अच्छे होते हैं, अब बिजनेस मॉडल अच्छा होता है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो वो ज़्यादा मुनाफा दे रहता है। तो अगर हम 100 रिलायंस खरीदें और उसके अगेंस्ट में 10,000 स्मॉल कैप आते हैं तो वो मुनाफा ज़्यादा होगा बाय परसेंटेज। हाई गेन हाई रिस्क, लो गेन लो रिस्क। हमारे 5 साल के अभी इतिहास में काफ़ी स्टॉक गिर जाते हैं, जैसे मैं उदाहरण दूँ तो सत्यम है, अभी अपना फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी गिरा था क्रैश, तो काफ़ी गिर जाते हैं। तो कोई इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जो लोग करते हैं, और हमें बीएससी में भी मिस्टर चौहान ने बोला कि इन्वेस्टमेंट करो, तो उसकी क्या कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? जो अपने इंडिविजुअल हम रिटेल लोग हैं तो उसकी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि इतना गिर जाता है? नहीं, देखिए, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो डेट इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स डिपॉजिट है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। इक्विटी का कॉन्सेप्ट यही है कि इट इज़ हाई रिस्क हाई रिटर्न, और इसमें आपका वैल्यू ज़ीरो भी हो सकता है और आपका वैल्यू दुगना चौगना 10 गुना भी हो सकता है। पर अगर आप डिसिप्लिन से अगर इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा मॉडल अपना डी रिस्क रखते हैं, हर एक सेक्टर में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके कम से कम 20-25 स्टॉक्स में अगर आप निवेश करेंगे और इसको अगर आप मॉनिटर करेंगे कि जो कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है उनमें अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी राय में आई थिंक ये सेफ स्ट्रैटेजी है और शायद आपको 8, 10, 15, 20 साल में उसके अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। सर, मेरा नाम कांति जोशी है और मेरा सवाल जो है लगभग जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन सब के लिए है कि जो छोटे इन्वेस्टर मतलब 2-5 लाख में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए, वो लॉन्ग टर्म करे, शॉर्ट टर्म करे या एफ&ओ करना चाहिए, उनका इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, वो मैं आपसे सर जानना चाहता हूँ। देखिए, उसका जवाब है जो कि थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब के जवाब से भी उस है। एक अंग्रेजी में कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ओके, हम लोग अधिकांश समय जब पैसा खोते हैं, हम इसलिए पैसा खोते हैं क्योंकि या तो हमने सारे के सारे पैसे एक ही कंपनी में लगा दिए, या अधिकांश पैसा एक कंपनी में लगा दिया, या एक ही सेक्टर में लगा दिया। फाइनेंशियल प्लानिंग आज का विषय था ना। फाइनेंशियल प्लानिंग का मूल मंत्र यही है कि जितनी मेरी रिस्क एपेटाइट वैसा ही मेरा गोल होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे 3 साल में दुगने हो जाएं, तो वो एफडी में डाल के नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे 3 साल में दुगने हो, तो ये भी संभव है कि 3 साल में पैसे आधे हो जाएं। तो दुगना होगा या आधा होगा, ये इसका टर्म क्या है, जो कि दीपन ने कहा,
अगर आपकी वॉलेटिलिटी संभालने की शक्ति है, वो आपका गोल डिसाइड करती है। तो इसी के लिए जो छोटा निवेशक है, मेरे ख्याल से देखिए इक्विटी से दूर रहना चाहिए ऐसा मैं नहीं मानता। लोग करते क्या हैं, 80% पैसा डाल देते हैं डायरेक्ट इक्विटी में और 20% डालते हैं बाहर में। होना चाहिए उल्टा, 80% आपका होना चाहिए कोर इन्वेस्टमेंट और 20% होना चाहिए डायरेक्ट इक्विटी। ऐसा ही करने से आपको ठीक रहेगा। अब ये 20% आप उसमें 5% स्मॉल कैप, 5% मिड कैप और 10% लार्ज कैप ले तो वो भी चलेगा। सवाल जवाब का सिलसिला यहीं खत्म करेंगे बिकॉज द स्कोर्स आर रेडी और हमें यह ज़रूरी है कि हम विनर्स की घोषणा करें। प्राइस के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अनिल शाह को जो कि मेंबर हैं बीएससी के, और साथ ही श्री मलव चौकसी को जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद के हेड हैं। हमारे जूरी मेंबर्स तो हैं ही मंच पर, और मैं स्कोर्स आपको रिवर्स ऑर्डर में बताऊंगा, यानी अनफॉर्चुनेटली जिनका स्कोर सबसे कम रहा है। तो आर वी रेडी? प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द कंटेस्टेंट्स बिफोर